खैरियत से हैं? घर में सब खैरियत है? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपको मैं बस आपको रिक्वेस्ट उस दिन भी की थी, आज भी करनी है। पीर साहब मेरे पास दुआ करनी थी इंशाल्लाह। सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। हम शुरू करें सर? फिर आपकी कोई अगर मसरूफियत हो इसके बाद तो आप वो जॉइन इन कर सकेंगे। नहीं सर, मैं बिल्कुल आई एम डन नाउ एंड मैं अच्छा, अब बस आपके साथ ही बस इंशाल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें वक़्त दिया। नहीं सर, मैं ओबलाइज ना पीर साहब ਤੁਹਾਡਾ सरकार ਤੁਸੀਂ आप टाइम ਕੱਢਿਆ। मेरी बल्कि अपॉलॉजी, क्योंकि इट वाज वेरी शॉर्ट, क्योंकि घंटे अब रह गए असल में इलेक्शन में। और आपको हुँ, मैं और मेरा इस तरह का मेरा शेड्यूल अनप्रडिक्टेबल हो जाता है कई दफा। एक तो मैं पीर साहब खुद हेल्थ केयर बिजनेस में हूँ, उसकी अच्छा, वजह से, और फिर उसकी वजह कोविड है। मेरे पास नर्सिंग होम और असिस्टेड लिविंग, और मैं आई डील विद ओल्ड एज पीपल। सो उसमें ये कि वो मेरा कई दफा मुझे फिर कारोबार पे तवज्जो देनी होती, और फिर ये सियासत मेरा सही, शुरू से वैसे पैशन है। तो उस वजह से मैं सही। फिर दोनों जगहों पे आजकल मैं मुझे भागना पड़ता है। तो मैं माई अपॉलॉजीज आपके बल्कि करूंगा कि मैंने आपको एक दो दफा डिले किया। नो, अ, इट्स क्वाइट फाइन मैं समझ सकता हूँ। इलेक्शंस पाकिस्तान में हों, इलेक्शंस अमेरिका में हों या इलेक्शंस दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, उनका प्रेशर और उनका पेस एक जैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सर बल्कि अमेरिका में मैं आया था तो इलेक्शन कुछ और तरह के हो रहे थे। आजकल तो बिल्कुल ही आप पाकिस्तान की तरह हो गए कि जिस तरह आप पाकिस्तानी सियासी पार्टियों को उनकी करप्शन पे हाथ डालें तो जमहूरियत खतरे में, बिल्कुल वही यहाँ पे हो गया। हंटर बाइडन के पीछे गए डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े अरसे के लिए यूक्रेन में, और यहाँ पे इम्पीचमेंट होगी थी उनके खिलाफ। तो एग्जैक्टली इज द सेम थिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे मुझे एक एक तो जो दिली खुशी हो रही है, अगर आपने मेरे पिछले पॉडकास्ट देखे हों या जब इलेक्शन के बाद आपके पास वक़्त हो और आप वो देखें, तो अमेरिकन्स के साथ जब भी मैं बात करता हूँ, तो मैं उनसे ये ज़रूर कहता हूँ, अमेरिकन पाकिस्तानी जो हमारे हैं दोस्त, तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यार अल्लाह का वास्ता है, अमेरिका चले गए और नेशनैलिटी वहाँ की ले ली है, अब वहाँ की पॉलिटिक्स करो, वहाँ पे पीटीआई बना के, वहाँ पीपी बना के, वहाँ मुस्लिम लीग बना के क्यों क्यों तो सर असल में यही तो मसला है। और आपकी बात कर शख्सियत में आप जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये है कि आप एक्टिव अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं। असल में ना, मैंने आप आज इंटरव्यू में सारा मैंने स्टोरी सुनानी है आपको कि इसमें वजह क्या है और हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा व्हाई इज फेलिंग इट, or where हम्म Indians are going, and what is our situation, what is our future, what is the हम्म future of our kids। मैं सारा उसमें I wanted to tell you the whole 9 yard to your viewers सर कि हमारे इश्यूज क्या सर हम जानना चाहेंगे इनके बारे में। और साथ अब मैं पहले सवाल की तरफ आता हूं। आप मतलब आज आज जो हमारे इस इंटरव्यू का टाइटल है वो हमने रखा है तारड़ फॉर ट्रम्प। एंड how are you Republican by default, so you are supporting Trump, or you like the personality Trump carries? है। और या आपको जैसे मुझे ट्रम्प जो है वो अपना जट जट लगता है, जटका सा आदमी है, सीधा सीधा आदमी है, मींस बिजनेस सो मींस बिजनेस। और तो क्या वो जट कनेक्शन आपको उसमें लगा अच्छा? नहीं, उसका मैं कुर्बत की बताता हूँ वजह क्या? आपको। जी उसका प्लीज। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आपने किया है, और इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, जो कि खासकर 2016 में तो इसके साथ कोई भी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान बल्कि कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करता था। बहुत ज्यादा नफरत थी। उसकी वजह ये है, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने स्पीच में कहा कि 96% मीडिया कवरेज इज एंटी ट्रंप। यहाँ पे मैं आपको हम्म प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि सीएनएन जर्नलिज्म छोड़ के पॉलिटिक्स में किस तरह आ गया, और ये क्यों आ रहे हैं इस तरह के चैनल। मैं एज ए सही। पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको बताना चाहूंगा कि जमहूरियत को खतरात क्या है इस वक्त। जमहूरियत को जी। सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जो है वो मीडिया से है। और मीडिया इस तरह है कि सर, जिस तरह मैं मिसाल दूंगा कि वॉशिंगटन पोस्ट इज ओन बाय अमेजॉन, जेफ बेजो। ये एक ट्रेंड है, इंटरनेशनल ट्रेंड है कि जितने करप्ट बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने मीडिया आउटलेट्स बना के, चैनल्स बना हम्म के वोटर्स का माइंड मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं। ये ट्रेंड अमेरिका में भी है, ये ट्रेंड यूरोप में भी है, ये ट्रेंड इंडिया में भी है, ट्रेंड पाकिस्तान में भी। आप देख रहे हैं आपके जी। आजकल एंकर्स जो हैं वो टीवी पे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन यूट्यूब चैनल्स पे जाके अपनी बुड़ास निकालते हैं। हम्म तो मैं एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक तो वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक क्या था। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स या ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ये हमें फेल, ये किस तरह हमें डेड एंड पे ले गए।
3 फंडामेंटल असल में इश्यूज हैं, यूनिवर्सल इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये पूरी दुनिया में ये मसाइल है, इन पे तकारीर करते हैं, उसके बाद ये करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं सारे सियासतदान, या फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब उसको दुनिया बेजार होके उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को पिक किया, यूरोप में ब्रेक्सिट हुआ है, इंग्लैंड में, फ्रांस में मैक्रा आया, उसकी 1 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी, अरब स्प्रिंग शुरू हो गई, उसके बाद मोदी साहब पिक हुए। मोदी साहब पहली दफा 700 साल के बाद हिंदुओं को इतनी पावर मिली जितनी मोदी साहब को मिली, और उसके बाद पाकिस्तान में 2 पार्टियां लूटती थी, मजे लेती थी, अब खान साहब आ गए। तो ये इंटरनेशनल फिनोमेना था, लोगों का रिएक्शन था कि जमहूरियत उन्हें डेड एंड पे ले आई थी, डिलीवर कुछ नहीं करते थे। और उसके बाद ये कि ये उसके खिलाफ लोगों का एक रिएक्शन था। डोनाल्ड ट्रंप देखें, आज तक पहली दफा अमेरिका में इस तरह हुआ है कि जिस बंदे ने आज तक काउंसलर भी नहीं रहा वो पहले। दूसरा, आपके देखने वालों को मैं ये कहूंगा कि जमहूरियत, सियासत पब्लिक सर्विस है, कारोबार नहीं है। मैं अगले दिन ट्रंप साहब के बड़े लड़के के साथ पेंसिल्वेनिया में बैठा था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा हम पैसा बना के सियासत में आए थे, लोग सियासत में आके पैसा बनाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का और इस वक्त दूसरे सियासतदानों का सबसे बड़ा फर्क यह है कि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। आज भी उन्होंने पेंसिल्वेनिया में अपनी स्पीच में कहा है कि आई एम एन आउटसाइडर। और उसके बाद देखें क्या हुआ है, इस वक्त उनको पार्टी एंड हैफ का मुकाबला है। एक तो डेमोक्रेट पार्टी उनके खिलाफ है, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है। जो सेनेटर कांग्रेस पिछले 40-40 साल में व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, वो भी उनके खिलाफ हैं। उनको हम यहाँ पे एक इस्तेलाह यूज करते हैं उनके खिलाफ, राइनोस, रिपब्लिकन इन द नेम ऑफ ओनली। उनकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने मिट रोमनी साहब है, और इस तरह के बेशुमार ऐसे रिपब्लिकन हैं जो नाम के रिपब्लिकन हैं लेकिन वो स्विंग करते हैं, कभी डेमोक्रेट साइड पे चले गए, कभी रिपब्लिकन। अब मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि मेरा अपना पॉलिटिकल सफर जो क्या रहा है सारी जिंदगी। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं 3rd जनरेशन वकील हूं। मेरे वाले साहब 1950s में लॉ स्कूल गए, मेरे बड़े भाई जो थे वो भी वकील थे, उसके बाद मेरी वालदा टीचर थी, और मेरा एक पॉलिटिकल घराने से मेरा तल्लुक है। मेरे माय फादर वाज अ लेजिस्लेटर, और उसके बाद ये कि मेरे फर्स्ट कजन पीपल्स पार्टी दौर में 5 साल एमएनए रहे मंडी बहाउद्दीन से, और अभी भी एमपीए है वहां से, तारक तारड़ उनका नाम। तो मैंने एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज घर से देखी। फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूं इस्लामाबाद में एच.एड कॉलेज में, और उसके बाद यहाँ आया तो मैं जब पॉलिटिकल साइंस और लॉ स्कूल 2 दफा गया हूं, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट जो सारे बड़ी डिटेल से पढ़े, तो इट इज पार्ट ऑफ माई सब्जेक्ट मैटर। सियासत आप देखें, सियासत में 70% दुनिया सब में, सारी दुनिया में 70% लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है सारे वकला पे वो मुश्तमिल होती है। देखें अमेरिका के ज्यादातर सदूर जो रहे हैं वो वकील रहे हैं। तो ये एक एक्सरसाइज होती है, ऐसी करनी होती है कि इट इज पार्ट ऑफ आर, मेरा मकसद है मेरे प्रोफेशन, माय एजुकेशन और सारा कुछ। और उस सिलसिले में सबसे बड़ा एक मुझे फायदा ये हुआ, एक तो मैं खासकर एक शहर में हूं, जब से आया हूं मुझे 30 साल इसी शहर में रहते हो गए। मैं यहाँ लोकल लॉ स्कूल में गया हूं तो ज्यादातर लोकल सियासतदान मेरे साथ ग्रो अप हुए हैं। मेरा लिरिकल बैकग्राउंड के मेरे लॉ स्कूल में पढ़ने की वजह से मुझे एक दूसरे पाकिस्तानियों से एक एज हासिल था कि मेरे साथ कई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, प्रेसिडेंट की जिन्होंने इलेक्शन लड़े, वो भी मेरे दोस्त थे मेरे साथ, उनकी बीवियां या वो खुद लॉ स्कूल में पढ़ते रहे। अभी भी मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास लेके जाने वाला मेरा एक वकील दोस्त था, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपनी कॉर्पोरेशन का पार्टनर है उनका, और मुझे उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब से 2015 में मिलवाया, जब अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी नहीं थे वो। तो उसमें ये मैं कहूंगा कि अच्छा, दूसरा उसमें जो मैं फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि रिपब्लिकन, मैंने अब बांट एन अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम क्या है कि वी आर लुकिंग फॉर अ कंपैरेटिव मार्केट प्लेस। हम हार्ड वर्क करके परसूट ऑफ हैप्पीनेस तो अचीव करते हैं अपना अमेरिकन ड्रीम। वो अमेरिकन ड्रीम फिलॉसफी इटसेल्फ अ रिपब्लिकन फिलॉसफी। आई एम नॉट हियर फॉर एंटाइटलमेंट्स। मैं यहाँ पे सोशलिस्ट एजेंडे को ढूंढने नहीं आया। अगर वो मेरा मकसद होता, मेरा ऑब्जेक्टिव होता, तो मैं चाइना चला जाता, मैं रशिया चला जाता। मैं बल्कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म को पढ़ता रहा हूं, और वो इट्स अ डाइंग क्रीड, इट्स अ डाइंग सिस्टम। तो मेरे ख्याल में उसको इस वजह से मैं शुरू से रिपब्लिकन साइड पे लीन करता था, लेकिन मैं डेमोक्रेट लोगों को भी सपोर्ट करता रहा हूं। आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल तो नहीं, 10 साल पहले तक मैं ये कहता था आई एम रिपब्लिकन ऑन सम इश्यूज एंड आई एम अ डेमोक्रेट ऑन सम इश्यूज। लेकिन जब ओबामा साहब आए,
इस वक्त अमेरिका, ओबामा साहब से भी पहले बल्कि जॉर्ज बुश पीरियड में ही दोनों पार्टियों में एक तजाद शुरू हो गया, फार लेफ्ट और फार राइट का। फार राइट जो थे वो एवेंजुलस वोट, मैं उनको ऑलमोस्ट यही कहता हूं कि तालिबान है वो, एक्सट्रीम क्रिश्चियनिटी, और फार लेफ्ट है सोशलिज्म। दोनों पार्टीज में इस वक्त डिक चेनी, जॉर्ज बुश फार राइट से थे, ओबामा आए वो सोशलिस्ट थे ऑलमोस्ट। तो ये ट्रेजेडी है अमेरिकन के साथ के मिडिल रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। तो मुझे, सिंस आई केम विद कंजर्वेटिव वैल्यूज, पाकिस्तान से मैं एज ए मुसलमान, आई बिलीव इन गॉड एंड माई रिलीजन इज वेरी डियर टू मी, सो मेरे लिए ज्यादा था रिपब्लिकन वैल्यूज, रिलीजन, गॉड, रिस्पेक्ट, सारा कुछ, फैमिली लाइफ। तो दैट्स व्हाई आई एम हार्डकोर रिपब्लिकन नाउ, आई एम कंजर्वेटिव। और दूसरा यहाँ पे इस्तेलाह यूज की जाती है, उसको कहते हैं ट्रम्पस्टर। आई एम अ ट्रम्पस्टर। बल्कि मैं अगले दिन ट्रैवल कर रहा था पेंसिल्वेनिया में, आई वाज गोइंग टू द रैली, और एक बहुत बड़ा फार्म था, उस पर डिफाइन उन्होंने किया कि व्हाट आर ट्रम्पस्टर्स। तो उसने कहा कि गन्स, उसने कहा गॉड, गन्स, गट्स एंड ग्लोरी। सो दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ a Trumpster or hardcore conservative and a Republican. We believe in God, we believe in guns, and guts, and glory. By the way, there are two things to mention. एक तो ये कि you are two Trumpsters. Second ये कि ये जो guards, gun, guts and glory, इसमें वो जो guns वाला काम है, उस पे तो थोड़ा सा वो मंडी भावदीन वाला असर भी है। नहीं सर, वो असल में गन्स का यहाँ पे हमारी गन्स आर रिलेटेड टू सिविल वॉर। गन्स हम समझते हैं अमेरिका में इज पार्ट ऑफ सेकंड अमेंडमेंट टू बेयर आर्म्स। हम ये समझते हैं कि जब हमारे अमेरिका में आपने देखा होगा कि टू कैरी ए गन इज वेरी इजी, बल्कि कई स्टेटों में यू कैन हैव अ कंसील वेपन। तो उस मेरे पास, आई एम अ प्राउड गन ओनर माय सेल्फ, मुझे शौक है गन्स का, और मैं आई इवन देन हैव उसको AR असल्ट राइफल कहते हैं, अब तो वो बैन हो चुकी, जिस स्टेट में मैं बैठा हूं वो इज अ ब्लू स्टेट, लेकिन बिफोर दे बैन देम आई हैव AR-15 इवन देन, जो कि असल्ट वेपन है, जो कि हमारे मिलिट्री के पास होती। आई इवन देन हैव दैट वन, आई हैव फ्यू गन्स, और आई एम प्राउड ओनर ऑफ लाइसेंस्ड गन्स एंड दे आर नॉट इलीगल, इट्स वेरी इजी टू ओन। और मैटर ऑफ फैक्ट इन अमेरिका हमें समझा जाता है कि इफ यू कैन टेकिंग गन्स अवे फ्रॉम अस is against our freedom, our constitutional rights, is against the Second Amendment. So most of Republicans, our party, we are proud gun owners, and we believe, और देखा इसमें आपने एक और क्वेश्चन अब रेज हो गया, हम पे एक और डेमोक्रेट पार्टी जो है हमारी गन्स के ऊपर एतराज करती है। मैं यहाँ पे लॉ स्कूल में गया हूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमें लॉ स्कूल में जो क्रिमिनल हमारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, उसमें उन्होंने बताया कि इंटेंशन होती है, एक पेंसिल भी यूज एज वेपन यूज होती है, आपका मुक्का जो है वो एज अ वेपन यूज हो सकता है, कैन बी फेटल। सो द थिंग इज दिस, यू नो, लोग कारों के हादसात से मरते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि कारें बैन कर देनी आपने। लोग छत से गिर के मरते हैं, तो इसका मतलब आपने बिल्डिंगें बंद करनी बनानी। Guns are not killing people, people are killing people. That's what it is. This is what we believe in. That's right. अच्छा, क्या सिचुएशन है तारड़ साहब ट्रंप की देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन 2016 से बिल्कुल मुमासलत है उसकी। वो ये है कि 2016 में भी मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ट्रैवल करता रहा हूं। इस वक्त मैं आपको तीन चीजें आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा इस वक्त जो बड़ी हार्ड चल रही हैं। एक तो स्विंग स्टेट्स उनको कहा जाता है, बैटल ग्राउंड, उनको उसमें तीन स्टेटों में, तीन पोर्शन में उनको डिवाइड किया है। एक रस्टिक बेल्ट, एक सन बेल्ट और एक फ्लोरिडा। रस्टिक बेल्ट है यहाँ हमारी पेंसिल्वेनिया, रस्टिक बेल्ट में आ रही है हमारी मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन। यहां पे सारी इंडस्ट्री थी, फैक्ट्रीज थी। रस्ट बेल्ट इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेट पार्टी ने उन्हें आउटसोर्स कर करके रस्ट लगा दिया, सारा आउटसोर्स करके बिजनेस सारा चाइना जा चुका है। अब सन बेल्ट है जो उसको एरिजोना और जॉर्जिया, जहां के धूप बहुत होती, गर्मी बहुत होती, उनको सन बेल्ट कहा जाता है। और तीसरा उसमें फ्लोरिडा है। और ये सारी स्टेट्स यहाँ पे सारी बैटल, इनको स्विंग स्टेट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल तादाद में मौजूद है, तो वो इधर लेफ्ट पे जा सकते हैं या राइट साइड पे जा सकते हैं। अब उसमें देखना ये है, रस्टिक बेल्ट में फ्रैकिंग होती है। फ्रैकिंग है यहाँ पे जो कान को नहीं होती, वहां से कोयला निकाला जाता है और चीजें। तो ये रस्टिक बेल्ट में जो खासकर इंडस्ट्री थी और फ्रैकिंग थी, तो डोनाल्ड ट्रंप इज इन फेवर ऑफ फ्रैकिंग। जो बाइडेन जो कि फार लेफ्ट से हैं, इन्वायरमेंटल हैं, एनवायरमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो कह चुके हैं कि मैं फ्रैकिंग को आते ही बंद कर दूंगा। तो वो इस स्टेटों से तो रस्टिक बेल्ट में तो वो नहीं जीत सकते। अब मैं दूसरी साइड पे जाना चाहूंगा। टेक्सास एक बहुत बड़ी स्टेट है, पाकिस्तान के साइज जितनी स्टेट है वो टेक्सास।
वहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस ऑयल का है। अब जो बाइडेन साहब ये भी फरमा चुके हैं कि वो आते ही ऑयल को भी फिर बंद कर देंगे, क्योंकि इस वक्त वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंट्री राइट नाउ। तो जो बाइडेन है, क्योंकि ओबामा पीरियड में वो भी एनवायरमेंटलिस्ट थे, तो ये ऑयल को भी बंद करना चाहते हैं, फ्रैकिंग को भी बंद करना चाहते हैं, तो लोग किस तरह, मेरा मकसद, उनको वोट देंगे। और चौथी उसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात है कि आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी है उनके पास मैंडेट में कोविड पे सियासत कर रहे हैं, वो रेस कार्ड यूज कर रहे हैं और वायलेंस। अब देखें, मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, और दूसरा पुलिस डिफेंडिंग। एक सही तरीके की जनरेशन वार हो रही है विद इन द यूएस, एक हाइब्रिड वार शुरू है। आप अपने ही लोगों को अपनी पुलिस के खिलाफ कर दें। अब न्यूयॉर्क में किस तरह किया गया है कि कोमो साहब वहां के गवर्नर है, उन्होंने $1 बिलियन की पुलिस डिफंडिंग कर दी। वो कहते हैं जी पुलिस होनी नहीं चाहिए, पुलिस ब्रूटल। उसका रिजल्ट क्या निकला है कि इस वक्त 166% क्राइम रेट ऊपर चला गया, 51% मर्डर रेट ऊपर चला गया। तो इस तरह और दूसरा मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, खासकर अगले दिन जो बाइडेन साहब से जो किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि इस स्लगिश इकोनॉमी के बावजूद आप टैक्सेशन को, टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं इंक्रीज करूंगा। मैं आपके देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में की टैक्स रेट जो है 64% से 68% तक चली जाएगी। और जो गेन टैक्स है, प्रॉपर्टी गेन टैक्स, जो आप अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं पैसे, उसमें गेन टैक्स होता है, वो 23% से 43% हो जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन टू पार्टीज, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी। हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलर जो प्रेसिडेंट थे वो रोनाल्ड रेगन थे। उनकी फिलॉसफी थी टैक्स कट करने की, उसको रेगनिज्म कहा जाता है। अमेरिका के बिजनेस स्कूलों में रेगनिज्म की थ्योरी पढ़ाई जाती है, और उसमें थोड़ा सा मैं एजुकेट करना चाहूंगा कि इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। जितनी जल्दी स्पीड से इकोनॉमी में पैसा हाथ चेंज करता है, उससे जॉब्स क्रिएट होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट होती है। दिस इज इन सिंपल वर्ड्स कॉल्ड रेगनिज्म, एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग। ही इज रिड्यूसिंग रेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग टैक्सेस। That makes a sense. That makes a sense. और मैं तो ट्रंप को जाती तौर पे ट्रंप इसलिए भी ज्यादा पसंद है कि पिछले 4 सालों में हमने अपने रीजन में पीस देखा, हमने अपने नेबरहुड में पीस देखा, हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी, मतलब प्रेशर्स बिल्ड हुए, तड़ियां लगाना, आंखें निकालना, पाबंदियां लगाना, दिस इज फाइन, बट no war initiated by America in Trump's administration, during Trump's administration. और उसने pull back किया। अफगानिस्तान, they are about to crack a peace deal there. Iraq, Libya, you name it, Syria. तो हर जगह पे अमेरिका ने वॉर की जो स्ट्रेटेजी थी उससे पुल बैक किया उन्होंने उसे। और आई गेस दिस इज समथिंग वेरी वंडरफुल। वर्ल्ड पीस के लिए ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं बतौर अमेरिकन प्रेसिडेंट, आई सपोर्ट। मैं वो आपके सवाल को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा वो इस तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप इज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। ही वाज अगेंस्ट इराक वॉर, ही वाज अगेंस्ट अफगानिस्तान वॉर। और सबसे बड़ी बात है कि काफी अरसे से मैं बताना चाहूंगा आपको, हालांकि ये अमेरिका में बात करनी इतनी आसान नहीं है, इट्स कॉल्ड द वॉर बेस्ड इकोनॉमी। हमारी ट्रबल क्रिएट की जाती है और आर्मामेंट्स बेचे जाते हैं। यहाँ पे ना तो अच्छी गाड़ियां बनती हैं, ना अच्छे टीवी बनते हैं, ना अच्छे ट्रांसलेटर बनते हैं, लेकिन आर्मामेंट मिसाइल बनते हैं। F-16 बनता है, F-18 बनता है, F-35 बनता है, B-2 बॉम्बर बनता है, दूसरी चीजें बनती हैं। तो उसके लिए फिर हमें वॉर बेस्ड इकोनॉमी है, उसके लिए हमें ट्रबल चाहिए होती है दुनिया में। अब देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला इंटरनेशनल दौरा जो था सऊदी अरेबिया था, $110 बिलियन के वहां पे आर्मामेंट्स बेच के आए थे। तो ये अब दूसरा, अभी इंडिया को सपोर्ट चाहिए थे कश्मीर की अमेरिका से, उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदे और उन्होंने उसका दूसरा रंग दिया कि हमने नमस्ते ट्रंप किया। ट्रंप साहब को इंडिया में बुलाया सिर्फ इसलिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि नाउ वी हैव इन्फ्लुएंस इन अमेरिका, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे अमेरिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर की सेल थी। और यहां तक मैं बताना चाहूंगा कि किसी ने मीडिया तक आज तक किसी ने कवर नहीं किया
कि एयरफोर्स 1 का जो जहाज यहां से गया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंडिया लेके, उसका खर्चा भी इंडिया ने दिया था। दैट्स व्हाट अरे डोनाल्ड ट्रंप। आज तक किसी चलो। ने मीडिया ने कवर नहीं किया क्योंकि बाहर बात नहीं निकली, लेकिन ये हम्म, समझते थे कि दिस इज हाउ वी आर बाइंग डोनाल्ड ट्रंप। और फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन सॉइल पे जाके फिर पाकिस्तान को बैलेंस कराए, बात कराए। और हम्म, दूसरा ये ना, हम्म, मैं डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट है कि अब तालिबान ने ऑलमोस्ट उनको इंडोर्स किया। आपने अगर पिछले दिनों में ये सुना या नहीं सुना, तालिबान इवन देन सेड कि डोनाल्ड ट्रंप शुड विन इलेक्शन, दिस मैन ही डज व्हाट ही सेज। तो ये असल हम्म, में लीडरशिप होती, इसको कहते हैं फियरलेस लीडरशिप। दिस इज ट्रू पॉलिटिक्स। हमारे पहले हम्म, प्रेसिडेंट जितने आते रहे हैं, जो वो पहले पोल कराते हैं फिर पॉलिसी अनाउंस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सब हम्म, जस्ट ट्वीट व्हाटएवर ही फील्स लाइक, ही या डज व्हाटएवर ही फील्स लाइक, एंड दिस इज व्हाट द ट्रू डेमोक्रेसी इज अबाउट। या या दैट्स राइट। ही ट्वीट्स व्हाट ही लाइक्स। तो ये तो बात है। और ये एक बड़ा जो बिहेवियर है, ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस को भी बड़ा डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल सर, बल्कि नई तारीख रकम कल हो रही है सियासत में, बिल्कुल। और डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू रिफॉर्म, बट और उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में जहां जमहूरियत अभी पूरे तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुई, उनको लर्न करना चाहिए कि खासकर खान साहब को, जिस तरीके से, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम दूसरी साइड पे लेकर जाऊं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना मैंडेट डिलीवर किया, खान साहब का भी फर्ज बनता था जो वादे किए थे अपना मैंडेट डिलीवर करते। इनके पास एक सबसे बड़ा मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी का, खान साहब उसमें बहुत पीछे हैं। खान साहब अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके अभी तक, क्रॉस द बोर्ड उन्होंने वो नहीं कर सके। ये एक अच्छी बात नहीं है। हम्म, हम ये तवक्को रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, और इन्हें उतरना भी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए तारक साहब, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब आप मुस्लिम फॉर ट्रम्प्स की आप बात करते हैं, जब, और मैंने उसे अब तारक फॉर ट्रम्प कह दिया। तो मुझे ये बताइए कि 4 नवंबर के बाद आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको रिसीव होते हैं, तो अपने अपने वतन के लिए या अपने पहले वतन के लिए आपने इस टर्म में वो कौन से ख्वाब देखे हुए हैं, वो कौन से टारगेट्स रखे हुए हैं जो आप अचीव करना चाहेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, जो आप वसूल करना चाहेंगे, या पाकिस्तान को वो फायदा पहुंचाना चाहेंगे? आप इस माशरे का एक वाइब्रेंट हिस्सा रह चुके हैं, आपको यहाँ के मसाइल भी पता हैं, आपको ये भी पता है कि अमेरिकन पाकिस्तान पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक भी और नॉन स्ट्रेटेजिक भी। डेवलपमेंटल साइड पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, एजुकेशन में हमारे पास स्कॉलरशिप्स में उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या इन्विजन किया हुआ है कि अब जो नया टेन्योर हमें मिलेगा, उस नए टेन्योर में मैं अपनी कम्युनिटी को पाकिस्तान में और अपनी कम्युनिटी को अमेरिका में, ये उनके बेनिफिट्स हैं या ये वो एरियाज हैं जिन्हें मैं एडवोकेट करूंगा, जिन्हें मैं पुश करूंगा और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से अब मैं ये फायदा लेके दूंगा? देखिए, ये दूसरा आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है। उसमें पीर साहब, मैं ये फरमाना ये आप कहना ये चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़ा मेरा, it's very hard for me to see that Pakistan is making 90-degree U-turn and closing the shop in Washington DC, government हम्म, wise। पाकिस्तानी डेस्परा की हालत ये है, जो हम हम्म, यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन है, हम्म, कि हम इंडियन लॉबी से 50 साल पीछे हैं वॉशिंगटन डीसी। वो किस तरीके से ओ, कि यहाँ पे 5-6 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के, 2 ठीक है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जो 2 स्टेटों के गवर्नर रह चुके हैं, बॉबी जिंदल, हम्म, निक्की हेली। हम्म, उसके बाद हम्म, अगले दिन टॉप हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नॉमिनेशन हो रही थी, टॉप 5 में एक बंदा इंडियन नाम था। 10 से 15 यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब के, पेप्सी के, मास्टर कार्ड के सारे सीईओ जो हैं सारे इंडियन। हम्म, हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन न्यूयॉर्क में है, वहां एक काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तानी। हम्म, आपको यहाँ पे सोमालियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे, इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे, पाकिस्तानी एक भी नहीं। वजह, हमारे एक तो पाकिस्तान में 73 सालों में से 30 साल से ज्यादा पीरियड तो मिलिट्री मार्शल आर्ट रहे वहां पे। हमारे पाकिस्तान में जमहूरी एक्सरसाइज नहीं हुई। हमारे हम्म, पाकिस्तानी दोस्त न्यूयॉर्क में भी पीटीआई और नून लीग को सपोर्ट करते हैं। उन्हें हम्म, कोई पता नहीं डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का मैंडेट क्या है, किधर जाना है। हम्म, यहाँ हर एक शहर हम्म, में 3 ग्रुप पीटीआई के बने हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। एक तो मेरे लिए वो चैलेंज है कि मेरे पीछे सपोर्ट नहीं खड़ी। अब मैं उसमें बताना चाहूंगा, 2016 में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे। मैं जॉब, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब।
मैं अपने बिजनेस की पीक पर हूं, मैं अपनी एज की पीक पर हूं इस वक्त। मेरे 4 बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मैं आई कैन नॉट अफोर्ड अ जॉब। दूसरा, मैं इस स्टेज पे अपने जॉब से नहीं साइड पे हटना चाहता, अपने अपने बिजनेस से हटना नहीं चाहता। इस दफा भी अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते हैं तो मैं अभी भी आई कैन नॉट गो फॉर अ जॉब। अब मैंने अभी तक पाकिस्तान को डिलीवर क्या किया शुरू से लेकर आज तक, जिसका मैं ना क्रेडिट लेना चाहता हूं ना मैंने कभी मेंशन किया। उसकी वजह ये है, एक तो सबसे पहले जो शुरुआत ये थी कि आप हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इलेक्शन जीते थे, इन्होंने मोदी साहब से बात कर रहे थे तो करते थे, उनका फोन ले लिया था मुबारक, नवाज शरीफ साहब का फोन भी नहीं लेते थे। जिलानी साहब हमारे एम्बेसडर थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे अपने इलाके में हमारे अपने रीजन में इट्स वेरी इंसल्टिव, प्लीज रिक्वेस्ट मिस्टर प्रेसिडेंट टू पिक अप द फोन कॉल फ्रॉम नवाज शरीफ। दैट वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट। दूसरा, पाकिस्तान उस वक्त बहुत हार्ड था टू हमारे जो इंडियन लॉबी थी उनकी कोशिश थी पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाया जाए। आई स्टूड अप। और लेकिन उसमें यह होता था, मेरे साथ सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका में यहां पे सियासत में 2 चीजें होती हैं, या वोट होते हैं या पैसा होता है। मेरे साथ वोट नहीं है, लेकिन मैं अपने पैसे की वजह से आगे आता हूं। मेरी फंडिंग होती है रिपब्लिकन पार्टी की, मेरी फंडिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन में। अब उसमें यह बताएं कि मेरा मकसद, अगर आज भी मैं, अच्छा फिर मैं 4 साल बाद ये देखना चाह रहा था कि शायद अब 4 साल प्रेसिडेंट साहब ट्रंप प्रेसिडेंट रहे, अब शायद कुछ पाकिस्तानी आ गए और रिपब्लिकन पार्टी के नीचे, शायद कुछ पाकिस्तानी ट्रंप साहब के कैंप में आ चुके हों। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि अगले दिन यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने टिकट की एक्सेप्टेंस के लिए व्हाइट हाउस में इवेंट किया। आई वाज द ओनली मुस्लिम, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी। तो इन हालात में, और आप 90 डिग्री यू टर्न मार के चाइना के कैंप में चले गए हो, आप अमेरिका से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाउ वी गोइंग टू फेस द इंडियन लॉबी विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी आफ्टर इजराइल इन वॉशिंगटन डीसी? मैं कितना अरसा खड़ा होकर पाकिस्तान के नारे लगाऊंगा? हाँ, मैं ये जरूर करूंगा, एक कोशिश मेरी जरूर है। मेरा शुरू से ख्वाहिश थी ये पीर साहब कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूं कांग्रेस का, या मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मेरे जब मैं जवान था, बिल्कुल तैयार था इसके लिए, तो सितंबर 11 हो गया। तो मैं उसको, मुझे थोड़ा सा लगा कि नाउ आई एम विद द स्ट्रॉन्ग एक्शन, आई वोंट बी एबल टू रन इट, क्योंकि रेस स्टिल मैटर। लेकिन उसमें यह किया कि मैं आई डिड नॉट गिव अप। आई हैव 4 kids, and out of my 4 kids, 2 of them I have raised them to become to represent Pakistan, represent Islam. My son is in the law school, और मैं ये खासकर यहाँ बताना जरूर चाहूंगा, समझूंगा पीर साहब, my son worked with the Mr. Pompeo, जो हमारे सेक्रेटरी खारजा है, वजीर खारजा है, उनके साथ 1 साल he worked as a legislative officer. That is a very that's a very proud moment for me. और उसके बाद ये कि he is in law school right now. और my dream is कि मैं खुद अपना ख्वाब तो नहीं कर सका पूरा, लेकिन he will become a first Pakistani Muslim Attorney General of a state. God willing, इंशाल्लाह। तो और नहीं, why not? आप क्यों नहीं? अभी कांग्रेस के रास्ते खुले हुए हैं। और you never know. Right now I am talking with the future governor. You never know. लेकिन पीर साहब, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कल भी अर्ज की थी कि बहसीते पंजाबी, बहसीते जट होना, और खासकर पीर साहब आप मेरे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं। और मैं ये चीजें सिर्फ आपकी दुआओं से पॉसिबल हो सकती है। मैं बल्कि जिस जगह पहुंचा हूं पीर साहब, मैं वहां भी दुआओं की वजह से पहुंचा हूं। मेरी सबसे बड़ी, आपके देखने वालों को यह जरूर कहूंगा कि मेरा यहाँ पहुंचने के पीछे एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, मेरी सबसे बड़ी डिग्री, वो ये है कि मेरी वालदा मेरे पास यहाँ 17 साल, 17 ईयर्स, और मैंने उनकी खिदमत इबादत समझ के की। मेरे पीछे उनकी दुआएं हैं कि मैं जहां भी हूं, मेरे माँ बाप की दुआएं। और मैं पीर साहब, एक दूसरी चीज है कि मैं आपके देखने वाला, मैंने हमेशा अपने रिलेशनशिप को जस्टिफाई किया। मैं आज किसी का दोस्त हूं तो अच्छा दोस्त हूं, किसी का बाप हूं तो अच्छा बाप हूं, मैं एक अमेरिकन हूं तो अच्छा अमेरिकन हूं, पाकिस्तानी हूं तो वो भी अच्छा पाकिस्तानी। मुझे किसी ने अगले दिन पूछा, उसने कहा व्हाट इज साजिद तारड़, व्हाई व्हाट इज इट? मैंने कहा बात सुनो, आई लव अमेरिका, दिस इज माय होमलैंड, बट आई कैन नॉट फॉरगेट माय मदरलैंड। मैं वहां से आया हूं और इट इज पॉसिबल कि मैं अपनी मदरलैंड को भी सर्व करूं और अपने होमलैंड को भी सर्व करूं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। Even the way you adopted, I admire it, कि by serving your homeland,
you are serving your motherland too. Of course, This of course. is what a positive approach. This is what a positive approach. और मुझे मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से जाने वाले और वहां पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन रहते हैं वो इस रास्ते को अडॉप्ट करें, अपने होमलैंड अमेरिका को सर्व करें और अपने होमलैंड अमेरिका में इस पोजीशन में आए कि वो फिर अपनी मदरलैंड को भी डिलीवर कर सके, पाकिस्तान को भी डिलीवर कर सके। उनका इतना इन्फ्लुएंस है। मुझे बड़ा मजा आया कि जिस दिन मैं ये न्यूज पढ़ूं कि गवर्नर ताड़र सेड दिस, मुझे बहुत मजा आया कि मैं किसी कांग्रेसमैन से मिल रहा हूं जो हमारा बट हो, हमारा काकड़ हो, हमारा तरीन हो, हमारा चांडियो हो। मुझे बड़ा अच्छा लगे जब मैं किसी सेनेटर से मिल रहा हूं और वो बाजवा हो, वो इंशाल्लाह ताला होगा, वो बलोच हो, मुझे बहुत अच्छा लगे। मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। थोड़ा सा देखिए, मैं कई दफा इंडियंस को देख के थोड़ा सा होता हूँ, लेकिन देखिए इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, हमसे पहले आए यहाँ पे। दूसरा, उनका स्टैंड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। दूसरा उसके बाद ये है कि खासकर मोदी साहब ने उनको स्टेरॉइड्स पे डाल दिया है। हम नेशनलिज्म में अभी जरा पीछे हैं, जमहूरियत में अभी पीछे हैं। अभी देखे ना खान साहब की जो चेंज आई है, लोग बेजार होके दो पार्टियों से निकले हैं बाहर। अब इस वक्त जो है हर बंदा, मैं खासकर अक्सर कहता हूं, हर बंदे के पास तालीम भी है और उसके हाथ में स्मार्टफोन है, सबसे बड़ा स्मार्टफोन है। और देखें, अगर खान साहब ने मैंडेट डिलीवर ना किया तो कोई और करेगा, जरूर करेगा। उसकी वजह यह है कि इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। मेरा मतलब 1500 का आटे का थैला है, अगर डीसी में मेरी क्या चीखें निकल जाती है सुन के, तो बनी गाला को भी, उनको भी तो पता होगा कि 1500 का आटे का थैला है। और अगर नहीं पता होगा तो लग पता जाए सर, लोग बार बार नहीं होगा सर। ओह यस, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। और इसकी साथ साथ मुझे कोई अच्छी बातें भी बताएं कि हमारी कम्युनिटी, अब मतलब मैं शिकागो गया तो मुझे वहां जाके पता चला कि और कुछ नहीं तो हम टैक्सी ड्राइवर्स की रेस में फर्स्ट आ रहे हैं, हजारों टैक्सी ड्राइवर्स पाकिस्तानी। बेशक सर, असल में एक कंट्रीब्यूशन तो है सर इस पूरी कम्युनिटी का। नहीं सर, इसमें ये वहां दिन रात लगा कि यहाँ अपने घर वालों को जो पैसे भेजते हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, हम एटॉमिक पावर जरूर हैं, लेकिन हमारे मसाइल थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले हैं। तो वो जो कम्युनिटी पाकिस्तानी अमेरिका में रहती है और वो जो मेहनत कर रही है, वो जो काम कर रही है, वो वाकई वैल्यू करता है और वो अहम है। और मेरा ये ख्याल है कि इस पॉइंट पे हमारा कंसेंसस है कि उन्हें काम के अंदाज को आपकी तरह मॉडर्नाइज करना चाहिए, रैशनल करना चाहिए और समझदारी से काम करना चाहिए। उन्हें ये रियलाइज करना चाहिए कि अमेरिका उनका वतन है, उनके पांव अमेरिका पे और उनकी निगाहें पाकिस्तान पे होनी चाहिए। उसमें मैं एक छोटा सा कुछ खास कर आपके देखने वालों को और पी साहब खास कर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 56 साल के अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या है। मैं मेरे ख्याल में तरक्की के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती। एक तो मैं खासकर अपने आपके देखने वालों को, दोस्तों को, सबको एक मशवरा ये दूंगा, कैरेक्टर मैटर्स। रिगार्डलेस आप जिंदगी में कुछ भी करें पीर साहब, चाहे आप वकील हो, डॉक्टर हो, कुछ भी करें, कैरेक्टर मैटर्स। आपका अगर आप लोग आपकी बात का एतबार नहीं कर सकते तो पैसे का एतबार किस तरह करेंगे। एक तो बात ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप जब भी जिस मुल्क में रहते हो, जब तक आपको उसकी मिट्टी से प्यार नहीं होगा वहां तरक्की नहीं कर सकेंगे आप। हमारे ज्यादातर कम्युनिटी में मैंने ये देखा, पाकिस्तानी कम्युनिटी रहेंगे यहाँ, जाना भी नहीं, लेकिन अमेरिका की बैड माउथिंग करेंगे, इसके साथ वफा के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा मजहब इस्लाम भी ये कहता है जहां रहें तो वहां से वफादारी करें, अनटिल कि आपके साथ इशू हो तो आप छोड़ के चले जाए। यहाँ आपको गन पॉइंट पे थोड़ी किसी ने रखा है। और तीसरा सबसे बड़ा जो इशू है हमारे लोगों का, लोकल सिस्टम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना होने की एक सबसे बड़ी वजह भी ये है कि वो अभी तक कंफ्यूज है कि यहां रहना है या पाकिस्तान में रहना है। पीर साहब, मैं जब आया था 23 साल मेरी एज थी, 24 साल, मैंने आते ही ये डिसीजन लिया था कि मैंने पाकिस्तान नहीं जाना। उसमें पीर साहब मैंने अपने आप को फोर्स किया, वो देखें किस तरह फोर्स किया। मेरे वालिद साहब की यहाँ डेथ हुई 1996 में, 96 में। मैंने उन्हें यहाँ दफनाया, उनकी कब्र यहाँ पे। फिर मेरी वालदा यहाँ पे 17 साल मेरे साथ रही, वो फौत हुई, उनकी भी ग्रेव साइट यहाँ। मैंने अपने आप को बांधा इस जमीन के साथ।
अमेरिका के साथ, कि मैं यहाँ इसको मैं जा नहीं सकता, छोड़ जा कोशिश भी करूं तो नहीं जा सकता, और मैं जाना चाहता भी नहीं हूं। उसकी वजह ये, मुझे जो अमेरिका ने दिया है, मैं मखरूज हूं अमेरिका का ओरिजिनली, जाती तौर पर। मुझे कई दफा कई मौके मेरी जिंदगी में आए तो मुझे टेबल पे बैठ के ये बताना पड़ा कि आई विल स्टॉप where the American interests are. I will not move a single inch beyond the American interest. And there's nothing wrong with it. America is the land of immigrants. और मैंने खास कर इसमें पीर साहब, अमेरिका को अपनी होमलैंड बनाने से पहले मैंने अमेरिका की हिस्ट्री आई स्टडीड इट इन डिटेल, और मुझे खूबसूरती नजर आई, इसका हुस्न नजर आया कि इट्स अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। ये यूरोप की तरह नहीं है। यहाँ पे आपको रेसिज्म, जिस तरह लोग, खैर अब डेमोक्रेट पार्टी तो इस पर सियासत कर रही है, लेकिन देयर इज नो रेसिज्म एट ऑल। अगर सितंबर 11 के बाद 14% पॉपुलेशन में से बराक हुसैन ओबामा वो प्रेसिडेंट बन सकता है, एक सियाह फाम आदमी, तो वो रेसिज्म कहाँ है? रेसिज्म, कोई रेसिज्म नहीं। एग्री। अच्छा तारड़ साहब, मैं एक बहुत बर्निंग इशू की तरफ आऊंगा, क्रूशल भी है, सेंसिटिव भी है। खास तौर पे मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अमेरिका में मुस्लिम भी हैं, हम दोनों के लिए इसकी सेंसिटिविटी भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है टूवर्ड्स मशरिक वस्ता, इजराइल पीस डील्स विद डिफरेंट अरब कंट्रीज, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इसे कैसे देखते हैं। दूसरा, इसके आपके नजदीक पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान का स्टैंस क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं इस बात को एडवोकेट करता हूं कि पाकिस्तान का जो भी स्टैंस हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, भेड़ चाल में आके ये किसी पीस ट्रीटी की तरफ ना जाएं। अगर पीस ट्रीटी करनी है, पीस एग्रीमेंट करना है, अपने नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, तो बतौर पाकिस्तान आप अपनी पोजीशन में जाएं। ये ना हो कि हम सऊदी इमाराती किसी उसके पीछे लग के जो है वो हम एक पूरे टब्बर में जाएं, और इज्जत जो है वो टब्बर के सरबराह को ही मिलती है। फिर आपको खुद पता है, आप हमारे वतन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे वो जब वोट मांगने जाते हैं और किसी बरादरी के सरबराह से वोट ले लिया जाता है, तो फिर वो बरादरी के 21 साल के नौजवानों से कैंडिडेट हाथ नहीं मिलाता, वो सिर्फ सरबराह से ही जफ्फा मारता है, क्योंकि उसे पता है किसकी वजह से वोट मिला। तो हम भी अगर किसी के पीछे लग के नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो फिर जफ्फे उसी को लगेंगे जिसकी वजह से हम गिने जा रहे हैं कि ये भी नॉर्मलाइज हुए, हमारी उसमें कोई क्रेडिबिलिटी या कोई वो नहीं बनेगी। योर कमेंट सर, योर कमेंट। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब सियासत का ये खास कर यहाँ पे हुस्न ये है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर चीज के साथ एग्री नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप साहब देखे ना, एक चीज होती है, एक सूट हर एक को पूरा तो नहीं आ सकता। अब खास कर उसमें ये था, एक तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल इज पार्ट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, जिसके साथ मैं डिसएग्री करता हूँ। अब इसमें यह हुआ कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अमेरिकन सियासत में यहूदी टॉप पर, यहूदी लॉबी इज ऑन द टॉप। हर अमेरिकन का प्रेसिडेंट की मजबूरी होती है कि उनके साथ रिलेशनशिप रखे जाए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एम्बेसी शिफ्ट की यरूशलेम, मैं आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ इट। मैं बल्कि जाती तौर पे पूछे तो जो उन्होंने पीस प्लान दिया फलस्तीनियों को, मैं उस पर भी मुतमिन नहीं हूं। लेकिन उस पे मैंने खास कर, जब मैं, सिंस आई नो डोनाल्ड ट्रंप सिंस सो लॉन्ग, आई हैव रेड हिज बुक द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, तो ये उनका स्टाइल है। मेरे ख्याल में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेकंड टर्म में ही विल ब्यूटिफाई दैट पीस प्लान ऑफ मिडिल ईस्ट। उसमें फलस्तीनियों को टेबल पर लाएंगे, उनके पैकेज को अच्छा बनाया जाएगा, उनको टू स्टेट थ्योरी की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी। दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस आर। अब उसमें खासकर पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा मैं। पाकिस्तान पहले तो नवाज शरीफ पीरियड में 5 साल आपका फॉरेन मिनिस्टर ही कोई नहीं रहा, नंबर 1। उसके बाद आपका फॉरेन मिनिस्टर ऐसा इंसान एक बना दिया गया जो इंटरनल मामलात में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस फॉरेन पॉलिसी। वो पहले पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, अब वो -1 फार्मूला का हिस्सा है। वो उनके टेबल पे फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आपकी फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर की 2 मिसालें बताना चाहूंगा। आपको कश्मीर इशू पे मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट हासिल नहीं है। 7 इस्लामिक कंट्रीज ने मोदी साहब को बुला के नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए। रिसेंट आपका फ्लेवर फॉरेन पॉलिसी का फैटफ पे अगले दिन आपको अफगानिस्तान ने भी वोट नहीं दिया, सऊदी अरेबिया ने आपके खिलाफ वोट दिया है, यूएई ने आपके खिलाफ वोट दिया है।
उसकी वजह यह है कि आपके फॉरेन ऑफिस में का इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके फॉरेन मिनिस्टर का इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा, मैं मुसलसल बार बार ये कहता हूं, पाकिस्तान कोरोना से बच जाएगा, करप्शन के बारे से नहीं बचेगा। इस वक्त आपका सबसे बड़ा खतरा सियासत में भी, कभी भी पॉलिटिशियन एस्टेब्लिशमेंट के बगैर करप्शन नहीं कर सकता। इस वक्त पीर साहब, इस वक्त पहले मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, एक हाईवे का ठेका होता है, उसका 20% तो उन्होंने कमीशन लेनी होती थी, अब वो 30% हो चुकी है। वो कैसे? 10% जो एमपीए लेके आता है, आपका पैकेज लेके आता है, 10% उसका होता है। अब पाकिस्तान में करप्शन आपके बोन मैरो में चलेगी पीर साहब, शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता भी कोई नहीं देता वहां पे। मेरे कई यार दोस्त ऐसे हैं जो बड़े अच्छे अफसर हैं, उनको सिर्फ और राशि नहीं है, रिश्वत नहीं लेते, उनको बेवकूफ कहा जाता है। वो कहते ना आप खांदा ना थानू खान देंदा, वो मिसफिट है। वो खुद मुझे बोल के कहते हैं कि हमारी तनख्वाह महीने के पहले 10 दिन में खत्म हो जाती है। मुझे ये बताएं कि जब तक पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी नहीं बनना, आपने अच्छा मुसलमान नहीं बनना, दूसरा बाहर बैठे लोग आपकी क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी में अभी तक आप कंफ्यूज हैं। आप पहले जाने लगे मलेशिया, तो आपको सऊदी अरेबिया ने रोक लिया। अब आप भाग के, उस वक्त टर्की वहां बैठा आपका इंतजार करता रहा, अब आप सऊदी अरेबिया को छोड़ के टर्की के साथ चले गए। उसके बाद ये है कि मैं खास कर कहता हूं, अब मैं आपके देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा, चाइना ठीक है, आपका दोस्त है, आपका नेबर है, लेकिन ये देखिए चाइना है क्या। चाइना और टर्की के साथ आपका रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि दोनों के कल्चर, करप्शन दोनों के कल्चर का हिस्सा है। इन दोनों कंट्रीज आपको खुल खुला के किकबैक्स देते हैं। अब मैं मिसालें दो दूंगा। आपकी लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और घर बना रही है, और आपकी हाईवे, सड़कें और ट्रेनें कोरिया और चाइना बना रहा है। लाहौर की मुगल का ठेका टर्किश कंपनियों को दे देते हैं, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट सर पे पड़ी है। ये कौम हिसाब मांगेगी आगे जाके, देना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिनके बाप की साइकिलों की दुकान लाहौर थी, आज आधा आधा दुबई ओन करते हैं। वो कैसे बन गया सारा कुछ? मुझे कई दोस्त मेरे ये कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, और साढ़े वास्ते अमेरिका ने कीता की। मैंने कहा अमेरिका ने आपको डॉलरों में भर भर के, कंटेनरों में भर भर के डॉलर दिए थे, लेकिन आपकी स्टैब्लिशमेंट ने और आपके सियासतदानों ने ऐसे ही सारी दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क नहीं खरीद लिया। बिल्कुल अगले दिन, मैं जिस तरह कहता हूं ना, अगले दिन मुझे खान साहब ने, एक बड़ा मिसाल देना चाहूंगा, खान साहब ने बयान दिया कि जी देखें, इंग्लैंड को चाहिए, हमारे सियासतदानों पैसे लेकर आते हैं करप्शन के, एस्टेब्लिशमेंट के लोग, इनको वहां ना रखें। अमेरिका और न्यूयॉर्क, अमेरिका और इंग्लैंड इनको छुपा लेता है वहां पे। इसकी मैं मिसाल दूंगा, आपका बच्चा सिगरेट पीना शुरू कर दे, तो आप खोखे वाले से जाके लड़ेंगे? आप सिगरेट फैक्ट्री में जाकर बम मारेंगे? आप लड़के को थप्पड़ दो क्यों नहीं मार लेते आप? आप ये बताएं मुझे पीर साहब, आप अपने देखने वालों को ये तो बताएं कि आपके नैब के जो तरमीम हो रही है बिल की, उसमें शिकें क्या है? मैंने सिर्फ 3 शिकें पढ़ी, मेरे पांव तले जमीन निकल गई। पहली शिक पता क्या? पहली शिक पीर साहब ये कि 1 बिलियन से नीचे की करप्शन को करप्शन ही नहीं समझा जाएगा। और दूसरी जी, उसके बाद दूसरी क्या थी कि 5 साल से पुरानी करप्शन को हाथ नहीं डालेंगे। फिर तीसरी शिक ये थी, अगर एक बंदे से एक दफा करप्शन का चार्जेस कर दिए, उसकी दूसरी करप्शन को नहीं छेड़ा जाएगा। और मैंने उसमें लिस्ट मंगवाई खासकर कि कौन कौन सी पार्टियों के एमएनए और सेनेटर हैं। तीनों पार्टियों के सेनेटर इन्वॉल्व थे उसमें, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, तीनों, एमएनए भी और सेनेटर भी। एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी जेलें 5 स्टार बनाते हैं, एक दूसरे के लिए कानून बनाते हैं कि डाके किस तरह मारने। मैं आखिरी चीज बताना चाहूंगा, आखिरी चीज खासकर बड़ी इंटरेस्टिंग। सर, मैंने अगले दिन एक केस पर सर्च की है, किस तरीके से इंडोनेशिया में आपके एक रिटायर्ड जनरल साहब ने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी थी 1.3 मिलियन डॉलर की, 19 साल पहले, 19 साल। उनका नाम था सैयद मुस्तफा अनवर। पीर साहब, उन्होंने बिल्डिंग बेच के एम्बेसी की इनलीगल पैसे बना लिए 19 साल पहले। सर, 3 हुकूमतें आई, परवेज मुशर्रफ की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, तीनों ने हाथ नहीं डाला उनको, तीनों ने हाथ नहीं डाला। उनको रिलीफ देते रहे, केस उनका लगा ही नहीं है। आज से 6 महीने पहले मर गए, उनका केस खोल के बंद कर दिया गया। उनकी बच्ची को बुलाया गया, उसकी बच्ची ने कह दिया मेरा बाप मर गया, तो उन्होंने कहा केस बंद कर दो। ये पाकिस्तान। सर, उसकी प्रॉपर्टी सीज क्यों नहीं की गई? उसकी औलाद के, उनसे औलाद से पैसे क्यों नहीं मांगे गए?
आप मुझे ये बताएं, आपके नैब से लोग पैसे 10 करोड़ मार के ले गए ना, 2 करोड़ में डील बना के 8 करोड़ लीगल करके घर बैठ जाते हैं, आप खुद बताते हैं उनको। बिल्कुल सर इस तरह कंट्री, इस तरह रियासत मदीना नहीं चलती। हजूर मुझे ये बताएं, सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा पीर साहब, मेरा इमरान खान साहब से क्वेश्चन है, खान साहब आप नवाज शरीफ के लिए तो चीख रहे हैं, भाग गया है, जहांगीर तरीन भी तो भाग गया, उसका कुछ करें, चलें छोड़ दें, नवाज शरीफ धोखा देके चला गया, जिन लोगों ने उसकी हेल्प की जाने में वो तो पाकिस्तान बैठे हैं, चलो उनको भी छोड़ दें, उनका छोटा भाई बैठा है, आपने उसकी जेल 5 स्टार बना दी है, दिन में 3 टाइम खाना उसके घर से आता है, वो स्लिप भर के भेजता है, वो जर्दे बिरयानियां खाता है, वो कुर्सियां साथ लेके जाता है, उसकी मैट्रेस साथ जाती है, फ्रांस का पानी पीता है वो। हाँ साहब, मेरा मकसद, आपने अगले दिन लॉयर फोरम पे खड़े होके आपने यूं मुंह किया कि आप पाकिस्तान में तरफ देखना, तो भरा निके ना, तो 5 स्टार होटल बना के देता है इस तरह। और मजे की बात है, ठीक है, नवाज शरीफ को जाने देना था, फिर सारे मरीजों को छोड़े जो कैदी जिनके हार्ट अटैक के मरीज हैं, जो जिन सबको छोड़े फिर आप। और अगर आपने 5 स्टार कोर्ट लखपत जेल 5 स्टार बनाना है तो सारे चोरों के लिए बनाए, फिर एक चोर के लिए क्यों बना रहे हैं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर ये नहीं कर सकते तो फिर एक तो तस्बीह घर रख के आया करें, और दूसरा रियासत मदीना को बदनाम ना करें प्लीज। बिल्कुल ठीक, एग्री एग्री एग्री। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं आपका, आपने वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया, और मेरी ये ख्वाहिश होगी, आपके लिए तो ढेरों दुआएं, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि 4 नवंबर के बाद दोबारा हम बैठें, दोबारा हम उस वक्त जरा और माहौल इजी होगा, थोड़ा सा आपकी मसरूफियात की नौयत जरूर तब्दील होगी, आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए तो फिर जाहिर बात है वो सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं, और फिर चीजें आगे पीर मूव साहब, हो रही आप ट्रेन में ये रखनी बात, आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल आप एहतराम है, और मेरा टाइम हर वक्त आपके साथ है। आपने पिछली दफा शिकागो गए, अगली दफा आपने वॉशिंगटन डीसी में मेरा मेहमान बनना है आपने इंशाल्लाह, और आपके लिए मेरा हर टाइम हर वक्त खुला है, मेरा मेरा फोन है आपके पास, मेरा नंबर है, और आपने यही समझना पीर साहब कि यू हैव अ ब्रदर इन वॉशिंगटन डीसी। आप सर मेरे उस जगह से हैं जहां मैंने सारी जिंदगी बचपन गुजारा है, उस शहर से हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि मैं एज बैसीते एक जट और बैसीते एक पंजाबी, हम पीर परस्त हैं। मैं आपसे दुआ की रिक्वेस्ट करता रहूंगा हमेशा, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ दुआओं से चल रही है और दूसरी कोई वजह नहीं। सर, अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपको सलामत रखे, आबाद रखे, बरकतों से नवाजे, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं वॉशिंगटन डीसी में जब आऊं तो मैं वहां पे लैंड करने के बाद कहूं कि आई एम ब्रदर ऑफ गवर्नर तारक। My pleasure सर, से रखा थे, और आई विल रिसीव यू फ्रॉम द एयरपोर्ट इंशाल्लाह माय सेल्फ। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला तो अपने आप हिफ्ज़ व मान रखे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।